Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Matrix Revolution. ये मूवी मेरी सीरीज मैट्रिक्स का थर्ड पार्ट है एंड आई होप कि इसके पहले आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा। वेल, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, जहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक माया जाल यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर एक हैकर बंदा जिसका नाम था नियो। उसे लगता था कि ये दुनिया सचमुच की दुनिया नहीं है। इसी तलाश में वो किसी मॉर्फियस नाम के इंसान के पीछे पड़ा था, लेकिन जब वो मॉर्फियस से मिलता है तो उसे पता चलता है कि मॉर्फियस तो खुद उसे कई सालों से ढूंढ रहा था। जिसके बाद में उसकी मुलाकात वर्चुअल वर्ल्ड के एक असिस्टेंट जिसका नाम था स्मिथ उससे होती है। उसका काम था इंसानों की गतिविधियों पर नजर रखना और साथ ही वर्चुअल वर्ल्ड में आए ग्लिचेस को हटाना। वहीं पर इसके सेकंड पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से नियो की शक्तियां और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब वो सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड तक ही सीमित नहीं बल्कि अब रियल वर्ल्ड में भी उसके पास में आ चुकी थी। उसके पास में इतनी ताकतें थी कि वो अपने एक ही हाथ से कई सारी मशीन्स को एक बार में रोक सकता था, मगर ऐसा करने पर उसके शरीर की काफी सारी एनर्जी लॉस हो चुकी थी और यही रीजन था कि वो इस वक्त कोमा में पड़ा होता है। और यहीं से इस कहानी की एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि नियो के पास में इस वक्त ट्रिनिटी बैठी होती है। ये लोग अभी इस वक्त हैमर जहाज में होते हैं। मॉर्फियस और उसकी टीम को लग रहा था कि नियो इस वक्त भी माया जाल यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड में ही होगा। उन्होंने उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश भी करी, मगर वो उसे वहां पर ढूंढ ही नहीं पाए। मगर मॉर्फियस कहता है कि हमें एक बार और नियो को वर्चुअल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि नियो हमें वहां पर मिल जाए, क्योंकि वही सिर्फ आखिरी उम्मीद है इस पूरी जाइन सिटी को बचाने के लिए। और तभी वहां पर उन्हें एक फोन आता है। बेसिकली वो फोन वर्चुअल वर्ल्ड से सेरफ नाम के एक आदमी का होता है, जो कि ऑरेकल का बॉडीगार्ड होता है। वो मॉर्फियस से कहता है कि आपको ऑरेकल ने मिलने के लिए बुलाया है, आप जितना जल्दी हो सके फटाफट आ जाइए। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है नियो पर। जब नियो की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने एक छोटी सी बच्ची को पाता है। और सबसे खास बात तो ये कि बच्ची और कोई नहीं बल्कि एक इंडियन बच्ची होती है जिसका नाम होता है सती। नियो सती से पूछता है कि आखिर मैं हूं कहां पर, तो सती बताती है कि ये एक रेलवे स्टेशन है। नियो कहता है कि क्या मैं मर चुका हूं, तो सती कहती कि नहीं, आप मरे नहीं है। ये रेलवे स्टेशन वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच की एक कड़ी है। ये सुनकर नियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि अगर ये माया जाल नहीं है तो आखिर मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे, क्योंकि मेरे दोस्त तो वहीं पर है। तो सती बताती है कि जस्ट अभी यहाँ से एक ट्रेन निकलेगी और वही ट्रेन मुझे और आपको माया जाल यानी कि वर्चुअल तक पहुंचाएगी। मगर उस ट्रेन को वहां तक ले जाने वाला ट्रेन मैन शायद आपको वहां पर नहीं लेकर जाएगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है ट्रिनिटी और साथ ही मॉर्फियस पर, जो कि अब सेरफ के साथ में पहुंच चुके होते हैं ऑरेकल से मुलाकात के लिए। ये दोनों सीधा ही ऑरेकल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप जानती हैं कि इस वक्त नियो कहां पर है। ऑरेकल बताती है कि इस वक्त नियो एक ऐसी दुनिया में है जो कि हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बिल्कुल बीच में है, यानी कि मशीनी दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच में एक और दुनिया भी है जहाँ इस वक्त नियो कैद है। वो काफी कोशिश तो कर रहा है वहां से बाहर आने की, मगर वो वहां से बाहर नहीं आ पा रहा। तुम लोगों को ही अब उसे बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन सीन शिफ्ट हो जाता है नियो की तरफ, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस वक्त अब उस लड़की के माता पिता भी वहां पर पहुंच चुके होते हैं। वो नियो को बताते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम है जिसे कि क्रिएटर ने क्रिएट किया है वर्चुअल वर्ल्ड में नॉर्मली जिंदगी व्यतीत करने के लिए। हमारा जितना काम था हमने कर दिया। हम जानते हैं कि हम असली इंसान नहीं है। हमारा मकसद खत्म होने पर हमें मार दिया जाएगा, मगर इस बच्ची से हमें बड़ा लगाव है और हम नहीं चाहते कि ये बच्ची भी उन मशीनों के हाथों मारी जाए। और यही रीजन है कि हम इस बच्ची को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमने मैरोविंजन से एक सौदा किया है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर उसी का ही राज चलता है और वो ट्रेन मैन भी सिर्फ और सिर्फ मैरोविंजन की ही बात मानता है। मीनवाइल हम ट्रेन मैन को भी देख पाते हैं जिसके पास में इस वक्त मॉर्फियस और ट्रिनिटी पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही ट्रेन मैन उन्हें अपने सामने आता देखता है तो वो वहां से बचकर भागना ही सही समझता है। उसके पास में एक घड़ी भी होती है जिसे वो हर वक्त चेक कर रहा होता है और तभी वो एक दूसरी ट्रेन की मदद से उस पूरे प्लेस से निकल जाता है। जिसके बाद में वो पहुंचता है सीधा उसी स्टेशन पर जहां पर ये चारों उस ट्रेन मैन का वेट कर रहे होते हैं। दरवाजा खुलने पर ये तीनों अंदर जाने लगते हैं, तो नियो भी उनके साथ जाने लगता है, मगर ट्रेन मैन उसे वहीं पर रोक देता है और कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते। एक्चुअली इस वक्त मैरोविंजन ने ट्रेन मैन को उसे अंदर लेने से मना कर दिया होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने मेरी एक्सप्लेन करी हुई लोकी सीरीज को देखा होगा तो जिस प्रकार उसके अंदर वेरिएंट्स को सजा देने के लिए टाइम पोर्टल का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक लूप में बार बार चलता रहता था, वैसा ही सेम कुछ इस वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच में होता है। जब ट्रेन मैन उसे मना करके वहां से निकल जाता है तो नियो सोचता है कि वो खुद यहाँ से निकल पाएगा, मगर जब भी वो भागकर सामने से जाता तो फिर से पीछे से आ जाता, और अगर पीछे से भागता तो आगे से उसी स्टेशन पर पहुंच जाता। इसका मतलब ये था कि इसके साथ में भी वही टाइम लूप या फिर कह सकते हैं कि एक वर्चुअल लूप स्टार्ट हो चुका होता है। यहाँ पर मॉर्फियस और उसके साथी मैरोविंजन से मिलकर उससे बात करने के बारे में सोचते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है मैरोविंजन पर, जिसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है। उसी वक्त वहां पर मॉर्फियस पहुंच जाता है। ट्रिनिटी उसे कहती है कि हम चाहते हैं कि तुम नियो को
वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर आओ, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगी। हालांकि वहां पर कई सारे गार्ड्स भी खड़े होते हैं जो कि उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं, लेकिन ट्रिनिटी उसे कहती है कि शायद तुम मेरा गुस्सा नहीं जानते, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो अब भी मारे जाओगे। इस वजह से मेरोविंजियन डर कर अपने ट्रेन मैन को वापस से नियो के पास भेजता है, और अब फाइनली नियो वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में आ चुका होता है, जहां पर वो ये डिसाइड करता है कि वो रियल वर्ल्ड में जाने से पहले एक बार ओरेकल से मुलाकात करेगा, जहां पर हमें दिखाई जाती है ओरेकल। मगर इस बार ट्विस्ट वाली बात तो ये थी कि ओरेकल ने अपना शरीर छोड़कर एक दूसरी लेडी का शरीर अपना लिया होता है। तो नियो उससे पूछता है कि क्या आप सचमुच वही ओरेकल हैं? तो ओरेकल बताती है कि हमें अपनी पहचान छुपाने के लिए और इन प्रोग्राम से बचने के लिए हर वक्त अपने आप के शरीर को चेंज करना ही पड़ता रहता है। आज तुम मेरा ये शरीर देख रहे हो, न जाने कल तुम कौन सा देखोगे, इसलिए मेरे रूप की चिंता मत करो, वो बात करो जिसके लिए तुम यहाँ तक आए हो। तो नियो उससे पूछता है कि आखिर आपने मुझसे मायाजाल के बारे में कुछ सीक्रेट्स क्यों छिपाए, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं उस रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचा जहां तक मुझे लग रहा था कि मैं ही एक अकेला महान शक्तिमान हूँ जो कि इस पूरी दुनिया का मसीहा होगा। मगर रचयिता से बात करने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस वक्त का 6वां प्रोग्राम ग्लिच हूँ, जिसे ऑलरेडी 5 बार क्रिएटर ने अपने फैसले चुनने के लिए बोला और फिर एक नए वर्चुअल वर्ल्ड की रचना करी। और ओरेकल बताती है कि हर वक्त जब भी तुम जैसे महान शक्तिमानों ने अपने फैसले को चुना तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें चुना, मगर तुमने अपना स्वार्थ दिखाया और आज तक चलती आती इस सर्कल को तोड़ दिया। ये वही कड़ी थी जो कि हर वक्त रिपीट होती रहती थी। इस बार कुछ अलग हुआ था और यही रीजन था कि ना तो तुम वर्चुअल वर्ल्ड में रहे और ना ही रियल वर्ल्ड में। अगर पुराने महान शक्तिमानों की तरह तुम भी अपने फैसले को बाकी लोगों को बचाने के लिए चुनते तो हो सकता था कि क्रिएटर फिर से तुम्हें 23 लोग देकर इस 6वें मायाजाल को भी खत्म कर देता और एक नए 7वें मायाजाल की शुरुआत हो जाती और अगेन सालों साल की इस सर्कल चलती रहती। मगर अब इस सर्कल को तोड़कर तुमने सभी इंसानों में एक उम्मीद जगाई है। मगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम खुद एजेंट स्मिथ है। उसने वर्चुअल वर्ल्ड में काफी सारे इंसानों को हूबहू अपनी ही तरह बना लिया है। उसे सिर्फ और सिर्फ तुम रोक सकते हो नियो। अगर तुमने सही फैसले नहीं लिए तो एजेंट स्मिथ की तरफ से पूरा वर्चुअल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, वहीं पर मशीनों की तरफ से पूरा रियल वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इन दोनों की कमान अब तुम्हारे हाथों में है। ये सब सुनकर नियो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर ओरेकल के पास में फ्यूचर देखने की ताकत थी। उसे ये मालूम था कि थोड़ी देर बाद में यहाँ पर नियो को ढूंढते हुए एजेंट स्मिथ जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। जहाँ पर हम एजेंट स्मिथ और इसके कई सारे डुप्लीकेट्स को देख पाते हैं। वो ओरेकल से पूछता भी है कि तुम्हारे पास तो फ्यूचर देखने की ताकत है, तो फिर आखिर तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं? तुम्हें तो पता होना चाहिए था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ और तुम्हें वैसे भी जान से मारने वाला हूँ। तो ओरेकल उससे कहती है कि हर चीज का एक वक्त होता है और हो सकता है कि शायद ये वक्त तुम्हारा ना हो। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जैन सिटी में कमांडर जेड पर। उसे ये मालूम चल चुका था कि अब उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे हैं उन मशीनों को जैन सिटी में एंट्री करने से रोकने के लिए। इसी वजह से वो अपनी पूरी टीम को मिलाकर उन मशीनों के खिलाफ एक जंग छेड़ने की प्लानिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी नियो वहां पर आकर कमांडर जेड को कहता है कि मुझे एक स्पेसशिप चाहिए। कमांडर उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि वैसे भी जंग छिड़ने वाली है, हमारे पास ना तो ज्यादा शिप्स हैं और ना ही ज्यादा सैनिक, हमें तो बल्कि तुम्हारी जरूरत यहाँ पर है। तो नियो कहता है कि अगर मैं मशीनों की दुनिया में नहीं गया तो वो अपनी ताकत से पूरी जैन सिटी को ही खत्म कर देंगे। मेरे पास उन्हें रोकने का अभी भी एक मौका है। हालांकि कमांडर जेड उसकी बात नहीं मानता। इसी वजह से मॉर्फियस उसे अपना शिप देकर मशीनी दुनिया में जाने का ऑर्डर देता है। वेल, यहाँ पे सभी को मालूम था कि मशीनों के खिलाफ एक अकेला इंसान कभी नहीं जीत सकता। नियो वहां पर जा तो रहा है, मगर ये खुदकुशी है। लेकिन नियो को उम्मीद थी कि वो मशीनों से बात करके इस हमले को टाल सकता है। इस वजह से ट्रिनिटी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर हम उस शख्स को भी देख पाते हैं जो कि लास्ट मूवी के अकॉर्डिंग अपने आप की खराब हालत बताते हुए शिप के अंदर बीइंग ए पेशेंट पड़ा होता है। और जब नियो और ट्रिनिटी उस जहाज के अंदर निकल रहे होते हैं मशीनी दुनिया में जाने के लिए, तो वो चुपके से उनके जहाज में छिपकर कहीं बैठ जाता है। ट्रिनिटी को नियो पर विश्वास था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और जब रास्ते में ये लोग मशीनी दुनिया की ओर जा रहे होते हैं, तभी वो छिपा हुआ शख्स बाहर आकर उन दोनों पर ही हमला कर देता है। वो ट्रिनिटी के गले पर चाकू रख देता है और नियो को पीछे हटने के लिए कहता है, मगर मौका पाकर ट्रिनिटी उसे धोखा दे देती है। लेकिन वो शख्स भी काफी ज्यादा चालाक था और वो मौका पाकर बिजली की 2 बड़ी बड़ी केबल्स को नियो की आंखों में दे मारता है, जिसकी वजह से नियो की आंखें फूट जाती है और वो अंधा हो जाता है। लेकिन जैसा कि अब नियो के अंदर काफी सारी सुपर पावर्स थी, तो वो इस रियल वर्ल्ड को भी अपने अंदर की आंखों से देख पा रहा था। क्योंकि वो जो शख्स अभी रियल वर्ल्ड के अंदर उससे लड़ रहा था, उसके अंदर बेसिकली एक प्रोग्राम जो कि एजेंट स्मिथ था, वो वर्चुअल वर्ल्ड से एंट्री करके आया था। और यही रीजन था कि नियो ने अपनी इंटरनल सेंसर्स का यूज करते हुए उसे डिटेक्ट कर लिया और उसे खत्म कर दिया। अब जैसा कि नियो के पास में आंखें तो नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ अपनी सीट पर बैठ जाता है और अब उस शिप को ट्रिनिटी ऑपरेट करना चालू कर देती है। जहां पर आगे बढ़ने के साथ ही वो देख पाती है कि काफी सारी मशीनें उनके सामने आ रही है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है जैन सिटी
सिटी में जहाँ पर अब 12 घंटे खत्म हो चुके होते हैं और काफी सारी मशीनें जायन सिटी की एक मजबूत दीवार में होल करके अंदर आ रही होती है। उन्हें रोकने के लिए जायन सिटी के काफी सारे सोल्जर्स अपने मैकेनिकल सूट में बैठकर उन पर शूट कर रहे होते हैं। वैले सीन को देखकर तो मुझे अवतार मूवी के पेंडोरा ग्रह की याद आ गई, क्योंकि उसके अंदर भी बड़े बड़े जीवों से लड़ने के लिए सोल्जर्स के पास में ऐसे ही मैकेनिकल सूट्स हुआ करते थे। यहाँ पर इंसानों और साथ ही मशीनों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी होती है, जहाँ पर मशीनों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इंसान कहीं ना कहीं हारते हुए नजर आते हैं। फिर भी जायन सिटी के लोग उन मशीनों को काफी कड़ी टक्कर देते हैं और जमकर उनका सामना करते हैं। वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है नियो की तरफ, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि काफी सारी मशीन्स अब उनके सामने आ चुकी होती है। उन्हें अपने सामने से हटाने के लिए नियो अपना हाथ आगे करता है और जिस तरीके से उसने पहले काफी सारी मशीनों को रोका था, इस बार भी वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके अपने सामने आने वाली काफी सारी मशीनों को धूल चटा देता है। और देखते ही देखते एक के बाद एक काफी सारी मशीनें वहीं पर ढेर होती जाती हैं, मगर उनमें से कुछ चालाक मशीनें उनके शिप पर बम से हमला कर देती है, जिसकी वजह से बीच रास्ते में ही उनका शिप खराब हो जाता है। इस बड़ी दुर्घटना में काफी सारे सरिये भी ट्रिनिटी को लग जाते हैं, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो नियो से कहती है कि आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा, तुम ही लोगों की आखिरी उम्मीद हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में नियो। जिसके बाद में नियो अपनी सारी ताकत जुटाकर मशीनों के बॉस के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि माया जाल के अंदर की एजेंट स्मिथ है, जिसने सभी इंसानों को अपनी तरह बना लिया है। ये एक तरीके का वायरस है जो कि पूरी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड को खराब कर देगा। तुम मशीनों की बायोलॉजिकल बैटरीज इंसान है और इंसानों के दिमाग को चलाने के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में एक्टिविटीज का होना जरूरी है। अगर ये सारी एक्टिविटी इंसान न करके कोई प्रोग्राम करेगा तो आप लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप सब भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे पास में आपके लिए एक सौदा है, मैं आप लोगों के लिए उस प्रोग्राम यानी कि एजेंट स्मिथ को रोक सकता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, उसके बदले जायन सिटी पर जितनी भी मशीनें हमला कर रही है आपको वो वापस से बुलवानी पड़ेगी। जिस पर अब मशीनी बॉस भी उसकी बात से एग्री करता है और वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचाने वाली कनेक्टिंग मशीन नियो के माइंड से जोड़ देता है। और जब नियो जैसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंचता है तो वो वहां पर करीब हजारों एजेंट स्मिथ को देखता है। इन्हें देखकर नियो समझ चुका था कि अब मुकाबला काफी घमासान होने वाला है, जहां पर अब उसके सामने एजेंट स्मिथ आता है और वो खुद अब उसके साथ में 1-to-1 कॉम्बैट फाइट करता है। इस वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में बारिश आ रही होती है और पर्सनली कहूं तो ये इस पूरी मूवी की वन ऑफ द बेस्ट फाइट होती है, जिसके लिटरली CGI एंड ग्राफिक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए। और अगर बात करूं इस पूरी मैट्रिक्स ट्रायलॉजी की तो ये फाइटिंग सीक्वेंस तीनों मूवीज में से इस मूवी को टॉप पर पहुंचा देता है। एक काफी लंबी चलने वाली घमासान लड़ाई के बाद में एजेंट स्मिथ नियो को हराकर उसके शरीर में भी उंगली करके उसे सेम टू सेम अपने जैसा बना देता है। लेकिन जैसा कि अब नियो वर्चुअल वर्ल्ड में आया हुआ एक सबसे बड़ा ग्लिच था, यानी कि वो इस वर्चुअल वर्ल्ड के सारे रूल्स को तोड़ सकता था, उसके सारे लॉस को तोड़ सकता था। तो जिस तरीके से उसने लास्ट टाइम एजेंट स्मिथ को ब्लास्ट किया था वो उसी तरीके से उसे इस बार भी ब्लास्ट कर देता है। और अब जैसा कि ये सारी की सारी एजेंट स्मिथ की ही कॉपियां थी तो वो भी अब धीरे धीरे करके सारी की सारी ब्लास्ट हो जाती हैं। ऐसा होने से ही सारे के सारे एजेंट स्मिथ तो खत्म होते ही हैं और उसके साथ साथ मेन एजेंट स्मिथ भी खत्म हो जाता है। मगर ऐसा करने के पीछे नियो ने अपने आप का भी सैक्रिफाइस कर दिया होता है। जहां दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जायन सिटी में, वहां पर हम देख पाते हैं कि सारी मशीनें अब अपना पैर पीछे हटा चुकी होती हैं। ये सब कुछ मॉर्फियस अपनी आंखों से देख रहा होता है और उसे ये पता चल चुका होता है कि नियो ने अपना काम कर दिया है, वही था हमारा दी चोजन वन। उसने मशीनों को तो रोक लिया मगर अपने आप को सैक्रिफाई कर दिया। जिसके बाद में अगेन हम वर्चुअल वर्ल्ड को देख पाते हैं, वहां पर सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख पाते हैं ओरेकल को और साथ ही क्रिएटर को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। ओरेकल रचयिता से कहती है कि फाइनली इंसानों और मशीनों के बीच में शांति अमल हो गई, अब ये दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में आराम से जिएंगे। जिस पर रचयिता कहता है कि हो सकता है कि शायद ये शांति ज्यादा दिनों तक ना टिक सके, और ये बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। जहां पर वही छोटी सी इंडियन बच्ची यानी कि सती ओरेकल के पास आती है। वो ओरेकल को पूछती है कि क्या हम नियो को फिर से देख पाएंगे, जिसके जवाब में ओरेकल कहती है कि हाँ, शायद वो फिर से जन्म लेगा और सभी इंसानों के लिए एक नई मिसाल बनेगा। इसका मतलब ये था कि अभी जो 2021 के एंड में या फिर हो सकता है कि 2022 की शुरुआत में जो मैट्रिक्स रिजरेक्शन हमारे सामने आने वाली है, ये उसी का ही एक ईस्टर एग हो सकता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस दिवाली पर आप सभी के लिए मेरे पास में एक सरप्राइज है जो कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो में पता चल ही जाएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।